Hello, dear students. Today we will start our new third chapter, US hegemony. इससे पहले हमने द कोल्ड वॉर एरा और द एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें हर चैप्टर के बारे में जानने से पहले उसके पीछे की जो स्टोरीज़ है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से कहूँगी कि यूएस हेजीमनी पढ़ने से पहले आप जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। तो शुरू करते हैं। Contents of this session. Main points we will cover in this session are US hegemony in world politics, कि विश्व में यूएस किस तरह डोमिनेंस किया या फिर उसका वर्चस्व किस प्रकार से रहा। बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से हुई। इन्वेजन ऑफ कुवैत, जो कुवैत पर आक्रमण हुआ था या फिर जो इन्वेजन हुआ था वो किस तरह से हुआ था। यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इससे पहले हमने देखा था कि जो कोल्ड वॉर था उसके एंड के बाद में जो कोल्ड वॉर का एंड हो गया था 1991 में, तो ये कि यूएस एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में उसकी टक्कर का कोई भी देश नहीं था। तो ये जो घटना थी उसको ही यूएस डोमिनेंस या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड का, मतलब एक शक्ति का एक ही पोलर बच गया था, वो क्या था, अमेरिका, उसी को यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम अमेरिका के डोमिनेंस के नेचर के बारे में, उसके एक्सटेंट के बारे में और उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जानने से पहले हम इन वर्ड्स पे जाएंगे कि हेजीमनी क्या होती है। तो इस तरह से, तो हेजीमनी मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली ऑफ वन स्टेट ओवर अनदर, कि जिस तरह से हम स्पोर्ट्स में हो या फिर क्लासरूम में हो, हर एक जो बच्चा है उसको लीडरशिप के लिए रखते हैं कि लीडर वो दूसरों के ऊपर अपनी लीडिंग करेगा। वैसे ही अमेरिका क्या कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था। और डोमिनेंस स्पेशली ऑफ वन स्टेट ओवर, और एक स्टेट का बहुत सारे स्टेट या फिर अदर स्टेट्स के ऊपर डोमिनेंस करना क्या कहलाता है, हेजीमनी। इसका हिंदी में होता है वर्चस्व। तो फिर हम बात करते हैं यूएस। तो अमेरिका रेफर्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर हम यूएसए की जगह अमेरिका शब्द को यूज करेंगे, अमेरिका वर्ड क्यों यूज करेंगे, क्यों। लेकिन एक बात ये भी है कि अमेरिका कवर्स द 2 कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड दैट द यूएस इज ओनली वन ऑफ द कंट्री ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट विच इज़ ए सिंबल ऑफ यूएस हेजेमनी। कि हम देखते हैं कि जो अमेरिका है उसमें दोनों कॉन्टिनेंट आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और जो खाली मतलब उसके लिए, यूएस के लिए खाली अमेरिकन वर्ड यूज करना अपने आप में उसकी हेजीमनी शो कर रहा है। जैसे यदि हम एशिया के लिए इंडिया का यूज करें तो इंडिया की हेजीमनी शो हो रही है ना। और जैसे एशिया के लिए चाइना का यूज करें, साउथ ईस्ट एशिया के लिए हम इंडिया का यूज करें, तो वो उस पूरे कॉन्टिनेंट पर उसकी डोमिनेंस की बात हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम अमेरिका के डोमिनेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था। हमारे वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में। तब हमारे सामने 7 पावर्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, जर्मनी, इटली, जापान। लेकिन जब यूएसए ने जापान पर 1945 में अटैक किया और जो ये वर्ल्ड वॉर टू था उसका एंड भी माना जाता है वहाँ पे 45 में। और तब हमारे पास सामने 2 जो पावर्स थी वो उभर कर आती है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और तब से ही जो 45 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर एरा शुरू हो जाता है इन 2 कंट्रीज़ के बीच में। क्योंकि ये दोनों क्या शो कर रही थी उस टाइम, अपनी पावर शो कर रही थी। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इनके जो न्यूक्लियर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर इनके जो सैटेलाइट्स, इनके बीच में होड़ लगी हुई होती है कि कौन सी कंट्री आगे बढ़ेगी या कौन सी कंट्री पावर जमा के रखेगी। लेकिन हम देखते हैं कि 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर उसका विघटन होकर जो कंट्रीज बनती है अलग अलग, उसके बाद में हमारे सामने बस एक ही पावर रह जाती है। वो कौन सी पावर रहती है, यूएसए। तो ये जो एक पावर रहती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड। मतलब एक ही जो पावर का जो ब्लॉक है वो एक ही रह गया, और वो कौन सा है, यूएसए।
बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब शुरुआत करते हैं कि ये नई जो विश्व व्यवस्था थी इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू द बिगनिंग ऑफ द यूएस हेजेमनी इन 1991। अब हम देखते हैं कि जो जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तब से ही अमेरिकन जो हेजेमनी थी उसकी शुरुआत हो गई। दिस इज़ लार्जली करेक्ट, ये बहुत हद तक सही भी है। बट वी नीड टू कीप इन माइंड टू राइडर्स टू दिस, लेकिन हमें दो बातें फिर भी याद रखनी होगी। फर्स्ट, सम एस्पेक्ट ऑफ यूएस हेजेमनी डिड नॉट इमर्ज इन 1991 बट इन फैक्ट गो बैक टू द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। अब ये नहीं था कि अमेरिका बस जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का और अमेरिका एक हेजेमनिक पावर आ गई थी। नहीं, अमेरिका जो पावर में था वो तो 45 से ही था। जैसे ही उसने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था तो विश्व को लग गया था कि अमेरिका है वो सबसे बड़ी, जो इसीलिए उसको फर्स्ट पावर या फर्स्ट पोलर बोला था। तो उसकी हेजेमनी 1991 से नहीं 1945 से ही शुरू हो गई थी। सेकेंड, द यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक हेजेमनिक पावर राइट फ्रॉम 1991। अब दूसरी बात ये है कि ये भी था कि जैसे 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो, तब से ये नहीं कि अमेरिका कहने लग गया कि मेरे पास हेजेमनिक पावर है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे जो दूसरी कंट्रीज थी उनको ऐसे लगने लग गया था कि अमेरिका अपनी हेजेमनी शो कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं इन्वेजन ऑफ कुवैत, जो कुवैत पर आक्रमण किया था इराक ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 2 1990 में हुआ था। इराक इन्वेड्स कुवैत, इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था। इराक का उस टाइम जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? सद्दाम हुसैन। इन अगस्त 1990, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो ये जो कुवैत पर अटैक हुआ था, इससे पहले की स्टोरी बताती हूँ कि जो ईरान और इराक का एक इन्वेजन हुआ था या फिर उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें ईरान ने इराक को हरा दिया था। अब ये जो इराक था ना, इसने इसके दो कारण माने, इसके लिए अपने दो देशों को जिम्मेदार ठहराया कि हम इस वजह से हार गए। एक तो सऊदी अरबिया और एक कुवैत। अब ये कुवैत को क्या कहता था कि इसने अपनी जो ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ है, इनके पास में ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इराक ने कहा कि कुवैत ने अपने जो ऑयल प्रोडक्शन है उसकी लिमिट क्रॉस कर दिया, उसको एक्सीड प्रोडक्शन करने लग गया। इसलिए इराक ने सोचा कि अब मुझे कुवैत पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि कुवैत का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो मेरे पास में आ जाए। तो इराक ने कुवैत पर 1990 पे अटैक कर दिया और एक या 2 दिन में इसको पूरा बंदी बना लिया। तो यहाँ के जो लोग थे, कुवैत के जो लोग, वो रेफ्यूजी बनकर सऊदी अरबिया में जाने लग गए। अब इससे पहले क्या था कि इराक और ईरान में जब युद्ध हुआ था तो यूएसए इराक का सपोर्टर था, ठीक है ना। जब इराक और ईरान का हुआ था तब यूएसए इराक का सपोर्टर कंट्री था। लेकिन अब सऊदी अरबिया ने क्या किया कि यूएस से हेल्प मांगी कि इस तरह तो कुवैत देश हट जाएगा, और बहुत सारे रेफ्यूजीज उसके पास आ रहे थे तो इसने यूएस से हेल्प मांगी। अब यूएस को इसमें ही अपना ही फ़ायदा दिख रहा था कि एक तो ऑयल रिसोर्सेज थे तो उनके ऊपर उसका नियंत्रण हो जाएगा, और दूसरा ये था कि उसको अपनी हेजेमनी शो करनी थी। तो यूएस ने इराक को छोड़कर अब कहाँ पर आ गया? सऊदी अरबिया को हेल्प करने के लिए आ गया। अब उसने यूएन से जो कुवैत था उसके ऊपर अपनी फोर्सेस भेजना शुरू कर दिया। और ये कहते हैं कि इसमें सद्दाम हुसैन ने कहा था ये बहुत बड़ा युद्ध सिद्ध होगा, लेकिन हुआ क्या? 2-3 दिनों में ही इराक ने सरेंडर कर दिया था और कुवैत से अपनी सेना हटा ली थी। ये जो वॉर था इसको फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। तो इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था। रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट, इस पर कब्जा भी कर लिया, उसको पूरी तरह से बंदी बना लिया था। द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। अभी जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन था, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, उसने वहाँ पर अपनी फोर्स भेजी, उसको जो कुवैत था उसको लिबरेट कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए। तो द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द इमरजेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसको जो शुरुआत जिसने की थी या फिर इस शब्द का जिसने यूज किया था वो थे जॉर्ज H.W. बुश।
अब ए मैसिव कोलिशन force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated in what come to be known as the First Gulf War। ये जो युद्ध हुआ था इसको नाम दिया गया फर्स्ट गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध। और इसमें बहुत सारी जो फोर्स थी, लाइक 6,60,000 सैनिक थे, 34 अलग अलग कंट्रीज से वो लोग आए थे। इतना बड़ा ये युद्ध माना जाता है। और ये जो आपको एक पिक्चर दिखाया गया है इसको बोलते हैं हाईवे ऑफ डेथ। ये कुवैत और बसरा के बीच का जो हाईवे था वो था। उसमें अमेरिका ने क्या किया था कि जो वहाँ पर एयर अटैक किया था, तो इससे क्या हुआ कि ये जो जितने भी वाहन हैं उनका एक जाम लग गया था, जिससे इराक के जो सैनिक थे वो कुवैत की तरफ नहीं आ सके। और ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है हाईवे ऑफ डेथ। ये कुवैत और बसरा के बीच में है। UN operation which was called Operation Desert Storm was overwhelmingly American। अब ये जो पूरा ये जो चला था इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो UN चला रहा था। एक्चुअल में ये UN नहीं था, ये पूरी तरीके से अमेरिका था उसी का ही रचाया हुआ खेल था, मान सकते हैं, या फिर अमेरिका ही इसको डोमिनेंस कर रहा था। एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्क्वेज़ोफ लेड द UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the US। अब हमें पता चलता है कि जो इसका लीडर था, जो फोर्सेस का लीडर था, वो अमेरिकन जनरल था जिसका नाम क्या था, नॉर्मन स्क्वेज़ोफ। और जो 75% आर्मी थी या फिर फोर्सेस थी वो भी कहाँ से थी, अमेरिका से ही थी। The first Gulf War revealed the vast technological gap that had opened to between the US military capability and that of other states। अब लोगों को समझ में आ गया था कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा है। तो वो यहीं पर ही उसकी हेजीमनी शो हो गई थी कि भाई अमेरिका के टक्कर देने वाला अब विश्व में कोई भी देश नहीं है। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स by the US led some observers to call this a computer war। और इसमें इतने ज़्यादा स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया गया था कि इसको पूरे जो वॉर था उसको कंप्यूटर वॉर की भी संज्ञा दी जाती है। वाइड स्प्रेड टेलीविज़न कवरेज ऑल्सो मेड इट ए वीडियो गेम वॉर। और ये जो पूरा जो वॉर हुआ था या फिर इन्वेजन हुआ था, इसको पूरी तरह से टेलीविज़न कवरेज किया गया था। सब देश में लोग घर बैठे बैठे इसको देख रहे थे, तो इसको नया नाम एक वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। द US में एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, US ऐसा कंट्री है कि वो कभी भी अपने लॉस में आकर कुछ भी काम नहीं करता। अब उसको उस वॉर से भी बहुत फ़ायदा हुआ था। द US रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरबिया देन इट हैड स्पेंट ऑन द वार। अब उसको जर्मनी, जापान, सऊदी अरबिया इतने ज़्यादा मनी प्राप्त हुई थी, इतने पैसे प्राप्त हुए, इतना तो उसका युद्ध में पैसे लगे भी नहीं थे, उससे ज़्यादा उसको पैसे मिल गए थे। और दूसरा, उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ऑयल रिसोर्सेज थे, उन पर भी नियंत्रण हो गया और दूसरे देशों पर अमेरिका का नाम भी हो गया था। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन, डाउट वगैरह हो या फिर कोई नहीं समझ में आया ऑपरेशन क्या थे, तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।